ईरान वॉर अब बहुत दिनों से चल रही है, पर ये वॉर सिर्फ ईरान को या इजराइल को या यूएस को इफेक्ट नहीं कर रही। इसका एक असर हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं, जहां पे सऊदी अरेबिया, जहां पे कुवैत, यूएई, अब खबर आ रही है कि वो यूएस के साथ रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं। वो कहने जा रहे हैं फोर्स मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉज होता है, जो आपके हाथ के बाहर की चीज हो रही है। तो वो उस तरफ एक असर पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हम क्यों ड्रैगन हो गए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करने जा रहा हूं आज, और जिस पे मैं जानकारी चाह रहा हूं, वो है भारत को लेके कि भारत पे इसका क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि भारत ने, आपको पता है किस तरह भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में थे, उसके एक दो दिन बाद जंग शुरू होती है, और भारत के अंदर एक बड़ा ये बवाल मचा हुआ है कि भारत जो एक नेहरूवियन टाइम कह सकते हैं करता था कि दोनों तरफ बैलेंस करके चलता था, इस बारी लग नहीं रहा बैलेंस कर रहा है। इस बारी दिख रहा है कि भारत की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो इसराइल के फेवर में आई हैं। वो किस तरह ईरान की जब डेथ भी होती है सुप्रीम लीडर की, उसको कंडोल नहीं किया था। आज 7वां दिन है या 8वां दिन है जंग का। तो भारत के और प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिसीजंस लिए हैं इस जंग को लेकर अभी तक, क्या वो सही हैं? क्या इंडिया इजराइल के रिश्ते एक नई दिशा में जा रहे हैं? क्या इंडिया ईरान के रिश्ते खराब हो रहे हैं? और इसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये सब समझने के लिए कर्नल RSN सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहले बात कि नेहरूवियन टाइम्स में तो इस्लामिक रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ था ना, और वो पैन इस्लाम का वो डंका भी नहीं बजा था उस समय ईरान के द्वारा। हाँ, एक रिजीम थी, शाह की रिजीम थी। इट वाज नॉट वेरी फ्रेंडली टू इंडिया। इट वाज वेरी फ्रेंडली टू पाकिस्तान। लेकिन वो समीकरण बदलते रहते हैं। लेकिन जब आपका पूरा एजेंडा ही पैन इस्लामिज्म का हो, तो ये वॉर लोकल कैसे हो सकता है? इसमें तो सभी इन्वॉल्व होंगे। आप तो केवल ईरान की बात कर नहीं रहे हो। हम्म। आप तो इस आपका कोर जो आइडियोलॉजी है वो है एंटी जायनिज्म। तो कोर आइडियोलॉजी में वेर एवर जायनिस्ट आर देयर, वेदर देयर इज इजराइल और एनीवेयर, तो जब कोर आइडियोलॉजी आपका एंटी जायनिज्म है, तो ये इसका व्यापक रूप होगा ही। और अगर इसका पैन इस्लाम वाला फैक्टर नहीं होता, तो बात बताइए कि हिंदुस्तान में क्यों जगह जगह पे वो छाती पीट रहे हैं लोग, और फिर कहते हैं कि इसका मतलब इसको केवल आप ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको नैरो पर्सपेक्टिव में लोग देख रहे हैं, जबकि ये एक इजराइल और ईरान की लड़ाई है। और जो और इजराइल इज फ्री टू चूज एनी एलाइज इन दिस वॉर। सब अपने अपने एलाइज चूज करते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट होता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये देखिए क्या है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर गौर कीजिएगा। पहली बात कि मैंने एक कोई टेलीविजन चैनल से पूछा कल, वो काफी कुछ, वो भी छाती पीट रहे थे, और ईरान से थोड़ा ज्यादा मोहित थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ कि तुम्हारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वहां पे अभी फंक्शनल इजराइल में? तो बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट भी वहां पे हैं? लेकिन ये बताओ कि क्या ईरान में एक भी जर्नलिस्ट है कहीं का? तो बोला नहीं। तो यही फर्क है सर, यही फर्क है। तो जो कहानी आपको आ रही है, वो कहानी पे रत्ती भर भी मत विश्वास कीजिएगा। जो आपके पास, जो आप की आंखों देखी जो सूरत हाल है, उस पर भरोसा कीजिए। और आंखों देखी क्या है, तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि अभी तक खैमेनाई का फ्यूनरल नहीं हुआ है। कंट्री का सुप्रीम लीडर मारा गया, कोई वजह तो होगी। इतना खौफ होगा लोगों का, लोगों को कोई आ ही नहीं रहा है, तो उनका वो फ्यूनरल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आपने देखा कि ये महिलाओं का फुटबॉल टीम जो एशियन कप के लिए भी गया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के मैच के पहले, ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच था, तो उसके पहले सारे प्लेयर्स लाइंड अप थे, और ईरान का नेशनल एंथम बजाया गया। उनमें से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला इन प्रोटेस्ट। और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे?
कि जो पिछला जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक आजाद नाम की एक महिला खिलाड़ी, मशहूर महिला खिलाड़ी थी, उसको आईआरजीसी ने गोली से मार दिया था। और कम से कम 2 दर्जन ईरानियन फुटबॉलर्स थे जिनको उन्होंने गोली से, जो उनके गोली का शिकार हो हुए। तो अगर 11 प्लेयर में से, मान लीजिए, मैं मानता हूं कि 2-4 की बात होती तो समझ में आती, लेकिन पूरे 11 के 11 प्लेयर अगर उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हमने नहीं गाना है, तो वो आप समझ जाओ किसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। ये रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट है। और उनको ये भी मालूम है कि वापस जाके इसका अंजाम क्या होगा। बड़ा लेकिन रिस्क फिर है, भी बड़ा रिस्क है। फिर भी उन्होंने रिस्क लेने की तोहमत की। अब उसके बाद आप देखिए कि ये जब पिछले प्रोटेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो 26 मॉस्क पूरे देश में, स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री, 26 मॉस्क, मस्जिदें डिस्ट्रॉय कर दी गई, लोगों ने, अपने ही लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक इस्लामिक कंट्री में ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक रेवोल्यूशनरी रिजीम जिसका आइडियोलॉजी ही फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है। वहां पर मस्जिदों का टूट जाना इस तरीके से एक बात साफ जाहिर करता है कि लोग इस रिजीम को इस्लाम से जोड़ के देख रहे हैं, इस्लाम को इस रिजीम से जोड़ के देख रहे हैं। और मेरी बात माने, वहां लोग इस्लाम से ही थक चुके हैं वहां पे। और इसके कई ऐसे हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स बहुत सालों से आ रही है कि लोग धीरे 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 जो राष्ट्रनिज्म की तरफ पीछे जा रहे हैं। वो पर्शिया की तरफ जा रहे हैं सर, जो बेसिकली उनका। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट पर्शियन सर सिविलाइजेशन। मैं इसमें इसके आपके बारे में आपके ओपनिंग कमेंट पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपने कहा कि भारत में लोग छाती पीट रहे हैं, भारत छोड़िए सर, भारत में तो अभी भी पीसफुल है प्रोटेस्ट, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। पाकिस्तान में तो इस जंग ऑफ इजराइल ईरान के अंदर मैक्सिमम डेथ्स पाकिस्तान में हुई है। मैं ईरान इसराइल को छोड़ दूं, जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, पाकिस्तान में डेथ टोल 50 से ऊपर जा चुका है कि वो एम्बेसी स्टॉर्म कर रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पे गोली चढ़ा दी। तो ये बात जो आपने करी कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं ईरान के अंदर वो तो पूरे रीजन में फैले हुए हैं, तो भारत को उस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा ना सर। वो नेहरू एरा के शाह ऑफ ईरान के समय हम क्या करते थे, या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या थी, उस पर करते रहेंगे तो ये आज कैसे सूट करेगा सर। इसका इसका कारण है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एंटी हिंदू एजेंडा के कारण उसने बर्बाद कर दिया अपने आप को। उसने एंटी हिंदू एजेंडा अपनाया। और जब भारत ने रिटेलिएट किया, जब मोदी सरकार ने रिटेलिएट किया, तो इनके पास कोई चारा नहीं था अमेरिकन के पास जाने का। और अमेरिकन, और ये क्रिएशन ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, पाकिस्तान की आवाम ये भूल जाती है कभी कभी। कह रहे तुमको बनाया ही नहीं लोगों ने था, वेस्टर्न के वर्ल्ड ने, जैसे इसराइल को बनाया था, इनको भी बनाया था। अब वो अमेरिका से, जो रेजीम है वो अमेरिका के साथ है, लोग अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका के सब, अगर अमेरिका का एंटी हिंदू, अगर एंटी इंडिया एजेंडा है, तब उनको बड़ी खुशी होती। तो अभी अगर कोई देश सबसे ज्यादा अगर अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, या सबसे बड़ा प्रेडिकेमेंट में है, वो है पाकिस्तान। कोई बात नहीं, कुछ कुछ देर के बाद शायद एक टेलीविजन चैनल पे मेरी इसी पे चर्चा है, कुछ पाकिस्तानी गेस्ट भी आ रहे हैं, उनको यही बातें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो एनीवे, देखिए क्या है सर कि ये जान लीजिए कि इसराइल और भारत, दे आर नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। दोनों का एक तरह से देखें तो जियो पॉलिटिकल जर्नी एक ही समय में शुरू हुआ। हमारा 47 में एज इंडिपेंडेंट इंडिया, इसराइल का 48 में शुरू हुआ। आ, हम दो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं। और अभी 2007 में एक स्वामी दयानंद हैं, उन्होंने एक एमओयू साइन किया जोविश रैबिनेट के साथ। और उन्होंने कहा कि देखो, हम दो संस्कृतियां हैं, एंशियंट संस्कृतियां हैं, हम कन्वर्जन में नहीं बिलीव करते।
हम इवेंजलाइजेशन में नहीं बिलीव करते। हम हम मूर्ति पूजक नहीं है। दयानंद ने कहा मूर्ति हमारे लिए एक फॉर्मलेस गॉड की तरफ एक एक स्टेपिंग स्टोन है, बट एसेंशियली वी आर नॉट दिस थिंग। ठीक है, हम वो रूप देखते हैं उसमें, बट वो एक स्टेपिंग स्टोन है। तो ये सारी हमारे, और ये उसके बाद से एक जो सिविलाइजेशनल हमारा कनेक्ट है वो हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता जा रहा है। ये तो अभी आप देखिए कि मैंने कहा जियो पॉलिटिकल जर्नी एक साथ शुरू हुई, और जब इसराइल का क्रिएशन हुआ तो एक इस्लामिक समुद्र में एक आइलैंड, एक जूइश आइलैंड कॉल्ड इसराइल को वो क्रिएट किया गया। और उसी समय क्या हुआ, वहां आइलैंड क्रिएट किया गया, यहां हिंदुस्तान को तोड़कर एक इस्लामिक कंट्री बनाया गया। ठीक है, अब है क्या कि ये दोनों कंट्री जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं, उन्होंने जो जिस आइलैंड की बात करें उस आइलैंड को मिटाने की कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। जो मैं समुद्र की बात कर रहा हूं, अरब वर्ल्ड की कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और यहां पर नया जो पाकिस्तान बना था वो भारत हिंदुओं को मिटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर 48 में वहां लड़ाई चल रही थी, 48 में यहां भी लड़ाई शुरू कर दी थी इन लोगों ने। अगर अगर वो अगर जिस तरह का उन्होंने 48 में जो इन्वेजन किया था, ट्राइबल इन्वेजन, सो कॉल्ड ट्राइबल इन्वेजन, वो कहां जाके रुकती कोई नहीं जानता है। अगर मान लीजिए हमारी अगर सेना नहीं होती उस समय, तो दोनों को बर्बादी का एक ही मतलब, एक ही इस्लामिस्ट फोर्सेस दोनों की बर्बादी चाहते थे। और जब इसराइल तो उस समय अपने अस्तित्व, नया नया वो क्रिएट हुआ था, अपने अस्तित्व का वो जंग लड़ रहा था। लेकिन उसके बाद से लगातार दोनों देशों पे जिहादी हमला जारी है। और दोनों देशों को कवायद यही है, पूरी जो इनकी जिहादी मानसिकता जो है, यही है कि किस तरीके से इनको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया जाए। और आपने तो देख लिया कि कश्मीर में तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम तो बना दिया ना कश्मीर की घाटी को। उसी तरीके से गाजा और वेस्ट बैंक में भी एक तरह से दारुल इस्लाम का कंसेशन इनको देना पड़ा। लेकिन ये दारुल इस्लाम के कंसेशन से ये पैलेस्टीनियन से खुश नहीं थे। इनको तो पूरा का पूरा इजराइल को दारुल इस्लाम बनाना था। तो उन्होंने, हमास ने वो हमला किया। अब जब मैं बात कर रहा हूं आपको ये इजराइल, पैलेस्टाइन और कश्मीर क्रिएशन दोनों का 47 जियो पॉलिटिकल जर्नी की बात कर रहा हूं, तो उसमें किस तरह से ये लिंक है ये दोनों चीज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। ठीक है सर, जो 40 जब ये कश्मीर का इन्वेजन हुआ तो एक कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी थे नोएल बेकर, और ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे बेविन। तो उन्होंने बेविन को एक पत्र लिखा और कहा कि हम कश्मीर में भारत को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? इसलिए नहीं कि भारत गलत था, उनका मानना था कि भारत सही है, लेकिन हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी हमने पैलेस्टीनियंस के हम खिलाफ चले गए हैं, और अगर यहां भी अगर हम चले गए पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी दुनिया सोचेगी कि हम एंटी इस्लाम है। ये नोएल बेकर ने ये बेविन को ये चिट्ठी लिखा। तो सर तो उस हमारी समय भी देखिए, इतना डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, और या जो अरब वर्ल्ड का इजराइल पैलेस्टीन में था फॉर ग्लोबल, उस समय तो ग्लोबल पावर्स यही थी, अब यूएस
ग्लोबल जी पावर है। जी, अभी अभी वो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, डीकोलोनाइजेशन हुआ था, डीकोलोनाइजेशन के बाद वो तो जाने से पहले सब सब छोड़ने के पहले सब अपना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उन्होंने वो तय अपना उन्होंने फिक्स करके यहाँ से गए थे, और उस फिक्सिंग प्रोसेस में इसराइल को बनाया गया और पाकिस्तान को बनाया गया। दिस इज आई ठीक है सर। फाइंड इट, नो नो सर, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड कर रहा हूँ कि अगर वो पैलेस्टीन में एक स्टैंड ले रहे हैं तो उसकी बैलेंसिंग, मंकी बैलेंसिंग वो एंटी यस मंकी। करते हैं, क्योंकि उनके लिए यस। जैसे भारत में हम करते हैं सर पॉलिटिकली, मैं अगर उस तरह बोलूं कि अगर एक स्टेट में एक कास्ट का सीएम बना दिया तो अगली स्टेट में अगली, क्योंकि हम हाँ भारत जी जी जी। वर्ल्ड पावर्स पूरे मैप को देख रहे हैं, तो पीपल रियलाइज नहीं करते कि पैलेस्टीन के और इसराइल का और इंडिया कश्मीर का, जिस तरह आपने बताया, कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है फॉर वर्ल्ड पावर्स, क्योंकि उनको तो पूरे वर्ल्ड में बैलेंसिंग करनी है, जो अब भारत भी उस जी पावर का जी। हिस्सा बन रहा है। बट वेरी वेरी फैसिनेटिंग सर कि पैलेस्टीन में एक स्टैंड लिया तो एंटी अच्छा। इंडिया स्टैंड ले रहे हैं कि हम एंटी मुस्लिम स्टैंड ऑल ओवर वर्ल्ड बना भाई लेंगे। सर, अब सर ऐसा है कि व्हाई इज ईरान एंटी इसराइल? क्यों दुश्मनी है इस रेजिम को? कोई झगड़ा नहीं है सर, न जमीन का झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं, ना कभी कभी इसके इसके रास्ते आया, कभी किसी तरीके से इसराइल जो है, बस एक आइडियोलॉजिकल जुनून जो रेवोल्यूशनरी रेजिम का ये है, उनका जो कोर आइडियोलॉजी है, मैंने जो कहा वो एंटी जियोनिस्ट ये आइडियोलॉजी है। तो जब इस तरह की ये है और इसके प्रॉक्सिस के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, जब आपने अक्टूबर 7 को हमला किया, लोगों का विश्वास तोड़ा इजरायलीज का, वो तो आपको उन्होंने उनका तो बड़ा मैत्रीपूर्ण रवैया रहा। ऑस्लो एकॉर्ड्स के बाद, उसके बाद से गेट्स लग गए, गेट्स के थ्रू आते थे लोग, काम करते थे, वापस जाते थे, एक मोहब्बत का रिश्ता बन गया था। लेकिन आप उन सभी को आपने बिल्कुल, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसकी बिना कोई परवाह नहीं, उसका कोई सेंटिमेंटालिटी नहीं, कुछ नहीं, आपने वही जो लोग बच्चों को जहां काम करते थे बच्चों को अगवा करके ले गए, जहां बुजुर्गों के यहाँ काम करते थे उनको उनको मार दिया। तो जब 1200 लोग मारे गए, और उसके बाद से आपको मालूम है वो हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, और ये हूतीस का ये था, तो क्या इसराइल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का उसका हक है कि नहीं है? और वो कैसे अपने आप को पर प्रोटेक्ट करेगा? जो सोर्स है इनका, सोर्स ऑफ जिहादी टेररिज्म, जो मेन फंडिंग और जो फंडिंग, आइडियोलॉजी, हथियार जो मुहैया करवा रहा है वो है ईरान। तो क्या ईरान को वो ऐसे ही अपने आप को बर्बाद कर देगा? और बार बार ये ईरान की तरफ से ये धमकी कि इसराइल का वजूद मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, इनको रहने का कोई हक नहीं है, ये जूस ये हैं वो हैं, तमाम तरह के यहूदी, यहूदी ये हैं वो हैं, तमाम तरह के एडजेक्टिव्स आप हर रोज आप यू आर स्पीइंग वेनम अगेंस्ट दैट, और ऊपर से आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी आप कर रहे हो। तो क्या इसराइल अपने आप को मतलब वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा? वो चुपचाप बैठ जाएगा? ये तो कहीं का लॉजिक नहीं है। तो लाइक वो अपनी सुरक्षा के लिए वो अलाइनमेंट भी बनाएगा। तो उसका अगर कोई अलाइनमेंट, अगर अमेरिकन के साथ अलाइनमेंट है जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से भी वहां, मैं तो कहा कि आपको तो मालूम है कि इसराइल को क्रिएट ही इसलिए किया गया था एक आइलैंड के रूप में, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सुएज कैनाल। ठीक है, तो उसमें अगर वो अगर अलायंस करता है किसी से, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो आप क्यों इसको व्हाट इज, तो आप उसको केवल यूएस ईरान के चश्मे से क्यों देख रहे हो? लड़ाई तो एक्चुअली इसराइल और ईरान की अब है कि। तो इसलिए देख रहे हैं लोग क्योंकि इस जैसे लड़ाई में बहुत एंगल्स हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा वेस्ट एशिया, वहां पे अभी ऑफिशियल रॉयल फैमिली या गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला, पर बहुत सारे बिलियनियर्स जो वहां के हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि यूएस ने हमें फंसा दिया है, हमारे पूरे रीजन को, ऑयल को, टूरिज्म को, ट्रेड को, रियल एस्टेट को डिस्टेबलाइज कर दिया है, हम ही तो यूएस में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
तो हम अब रिकंसिडर कर रहे हैं, ये एक बात है। दूसरा एक एंगल कहता है ये जो ईरान वॉर है यूएस ने छेड़ी है चाइना को काउंटर करने के लिए आफ्टर वेनेजुएला। तीसरा एंगल सर कहता है कि वो पूरा जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज कैप्चर करने हैं इसके लिए। तो ये इट्स बिकम लाइक वो अंधा जो एलिफेंट को डिस्क्राइब नहीं करता सर, पूंछ पकड़ लो तो पूंछ से डिस्क्राइब करता है, सूंड पकड़ लो तो सूंड से डिस्क्राइब करता है, पैर पकड़ लो तो पैर से डिस्क्राइब करता है। तो वो ईरान वॉर है किस रीजन से, ये बात अब पूरी एक तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव है। चाइना के खिलाफ है वो, इजराइल ईरान की है वो, वेस्ट एशिया की रीबैलेंसिंग है वो, ट्रम्प देखिए एक बात जान लीजिए कि ये तो सभी को मानना पड़ेगा ना कि यूएसए, whether you like it or not, at the moment is a global power with global power projection capability. अगर वो ग्लोबल पावर तो इसने वर्ल्ड को सेवरल कमांड्स में नहीं डिवाइड कर दिया होता, इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स नहीं ये किए रहते, उनको मेंटेन करने के लिए उसने वो अपना स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलता है। तो इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। और इसी तहत वो उसके बहुत इंटरेस्ट हैं ये मिडिल ईस्ट में। आज से नहीं, बहुत पहले से पहले वो ब्रिटिश वहां न्यूमरो यूनो पावर था, उसके बाद अमेरिकन वहां पर बन गए। अब वहां पर जो शेखडोम्स है, अब ये दुनिया में का देखिए, दुनिया की ये यही तरीका है। एवरी कंट्री, यू कांट एक्चुअली कंपेयर टू कंट्रीज, एवरी कंट्रीज हैज अ स्पेसिफिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है ना, एक जोग्राफिकल प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हिस्टोरिकल प्रोफाइल, रिलीजियस प्रोफाइल। और उसी के तहत वो क्या करता है, अपने उसके कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं और कुछ वल्नरेबिलिटीज होते हैं। अपने एसेट्स को मैक्सिमाइज करता है, वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है? बाय गेटिंग इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। टेक फॉर एग्जांपल सिंगापुर। सिंगापुर को मालूम है एक छोटा कंट्री है, डेमोग्राफिक बेस बहुत लो है, तो उसने एक तरह के अपना इट एम्बार्क्ड ऑन ए कोर्स, on a geopolitical course, it looks for a superpower patron. अब आप उसको अगर इंडिया से कंपेयर करने लगे सिंगापुर से, तो वो तो गलत होगा ना। लेकिन हमारा ये सवाल ये जो मैंने कहा कि हमारा अभी यार नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, बिकॉज हमारा थ्रेट परसेप्शन एक है। हम दोनों जिहादी इस्लाम को ये कर रहे हैं, हमको पैन इस्लाम से हम दोनों परेशान हैं। तो दूसरी ये है, देखिए कि एक मैं सवाल पूछता हूं कि ये सोचिए कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर इजराइल नहीं होता, थोड़ा नक्शा देख लीजिए आप, क्या होता। तो अगर इजराइल नहीं होता तो ये बताइए, ये जो जिहादियों का जो फाइटिंग प्रोवेस जो है, उनकी जो ये इस्लामिक जिहाद, और उसके जो कि उसके आगे वो तूफान की तरह आएगा, और मतलब कई तरह के इनके वो रिलीजियस मिथ हैं, उनके जिहाद के बारे में जो मिथ है, उसको पंक्चर कौन करता? इजराइल इजराइल ने पंक्चर किया, एक बार नहीं कई बार। 48, 56, 67, 73, कई बार पंक्चर किया उसने। और अगर वो पंक्चर नहीं करता तो आप समझो कि वो मिथ तो वुड हैव मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड, और आपके ऊपर ये जिहाद का बोझ इतने सारे, मतलब पूरे एक कंटिगुअस बेल्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू पाकिस्तान, इस बोझ को आप सह पाते? तो उसने, अगर कैलिफेट और ये उम्मा का अगर कोई सबसे बड़ा एंटीडोट है, वो है इजराइल, और इसलिए हमारे हित में है। दूसरा, ये लोग बड़ा आजकल बात करें ईरान से हमारे बहुत वो रिश्ते थे। हाँ, प्री इस्लाम बड़े अच्छे वो थे, हम हमारा सिविलाइजेशन। मीडिया में तो एक बहुत, आप भी बैठे हैं टीवी डिबेट्स पे, मीडिया में तो एक मैं सरप्राइजिंगली ये देख रहा हूँ जहां पे वो दिखा रहे हैं कि भारत की वीकनेस है या भारत की सॉवरेनिटी खत्म हो गई है, कि भारत ईरान की साइड नहीं ले रहा, प्रधानमंत्री उसकी डेथ को कंडोल नहीं कर रहे, या नहीं आपको ये मीडिया में मैं चल मैं रहा है। थोड़ा डिबंक कीजिए कि सवाल पूछ, पूरा 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 ये जो मीडिया में पूरा चल रहा है कि भारत की आजादी कम हो गई है या भारत की सॉवरेनिटी कम हो गई है या भारत ने रिस्क ले लिया है कि बैलेंस नहीं किया, और प्रधानमंत्री के ऊपर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको प्लीज आप डिबंक कीजिए कि प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजी सही है या गलत है।
बिल्कुल बिल्कुल डिबंक करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे बड़े ऐतिहासिक रिश्ते हैं और ये है, 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था दिल्ली के ऊपर में। लाखों लोग मारे गए थे दिल्ली में। यहां से वो इतना सामान लूट के ले गया, इंक्लूडिंग द पीकॉक थ्रोन। इतनी रिचेस ले गया यहां पर कि इश्करण जी 4 साल तक उस लूट के कारण, मतलब उस लूट के पैसे जो हासिल है उसके कारण 4 साल तक ईरान में टैक्स नहीं लिया गया लोगों से। ठीक है सर। नादिर शाह का उस समय वन ऑफ द जनरल्स कौन था? अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1750 1761 में उसने अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया इंडिया को। शाह वलीउल्लाह ने उसको चिट्ठी लिखी थी कि आओ यहाँ तो मराठों ने दम कर दिया है। ये अब अगर आप लोग नहीं मदद के लिए आओगे तो इस्लाम यहाँ खतरे में है। तो वो इस्लाम के नाम पे आया और इस्लाम के नाम पर हमेशा लूट होता रहा है। आप पूरा था और वो भी लूट के चला गया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। इन दो घटनाओं ने भारत का जो जो कंडीशंस थे, वो ब्रिटिश के आने के लिए, ब्रिटिश को फैलने के लिए उन्होंने कंडीशंस तैयार कर दिया था। ठीक है सर। अब है क्या कि 1979 में ये सब चल ही रहा था। 1979 क्या था कि शिफ्ट टुवर्ड्स पैन इस्लाम। ये रेजीम का कोई ये नहीं था, इनका मुख्य एजेंडा था जब ये अयतुल्ला खोमैनी का राज है 79 में, कि किस तरह से इसको एक्सपैंड करना है, उनके ब्रांड ऑफ रिवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ इस्लाम को। ठीक है। अब जो लोग जिसको आप डिबंक करने की बात कर रहे हैं कि अरे तो हमारा दोस्त था, हमारे पर वो वाजपेयी साहब गए थे, ये किए थे, वो कहानी एक अलग कहानी है। जब दिनेश सिंह को भेजा था तो उस चिट्ठी में क्या था? उस चिट्ठी में ये नहीं था। उस चिट्ठी में दे प्लेड अपॉन द सेंटिमेंट्स कि आपके खुमैनी साहब थे। खुमैनी पास्ट अवे इन 89 आई थिंक, और ये 94 की बात कर रहा हूँ, कि आपके खुमैनी साहब थे, उनका उनके पूर्वज जो थे यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पर उनके पूर्वज इस्लाम को स्प्रेड करने कश्मीर में आए थे। उसके बाद आपके जो ये थे पूर्वज थे वो बाराबंकी में शिफ्ट किए। वो ये हिंदी टाइटल, नाम के आगे हिंदी हिंदी टाइटल रखते थे। ये they played on his sentiments, on that sentiments of the revolutionary regime, जैसा मैंने सुना है। और तब वो जाके उन्होंने ये they decided to vote against the OIC resolution anyway। तो वो छोड़ दीजिए, वो क्या हुआ उस समय में। लेकिन उसके बाद की बात कोई नहीं कर रहा है कि मार्च 2020 में खोमैनी ने क्या ट्वीट किया। मार्च 2020 में दिल्ली राइट्स जब हुए तो खोमैनी ने ट्वीट किया, द हार्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनका वो बहुत ही दुखी है जो मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ है इंडिया में, उसके कारण। दिल्ली राइट्स की बात कर रहा हूं मैं। आपको मालूम है कि किसने शुरुआत की थी और क्या हुआ था। फिर कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कन्फ्रंट एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड देयर पार्टीज एंड स्टॉप मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स। क्या सरकार को, भारत की सरकार को क्रैक डाउन करना चाहिए इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ और तमाम पार्टीज जो हिंदू पार्टीज हैं उनके खिलाफ, ताकि भारत का वर्ल्ड ऑफ इस्लाम से आइसोलेशन ना हो, कहीं दुनिया के, मतलब जो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम है उससे वो आइसोलेट ना हो जाए। ये मार्च 2020 में दिल्ली राइट्स के किया था। फिर आर्टिकल 370 में जाने के बाद खamenei ने क्या कहा,
ये अगस्त 2019 की बात है, जब तो उन्होंने भारत को हिदायत दी कि भैया जस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स नोबल, अपनी जो कश्मीर के जो नोबल लोग हैं उनके लिए आप एक न्याय न्याय न्यायपूर्ण आप एक आपको नीति बनाने की जरूरत है, ताकि मुस्लिम्स मुस्लिम्स का कोई को एक्सप्लॉइट उनको बुली न कर सके। द वर्ड ही वो यूज्ड वाज बुलिंग। फिर सितंबर 2024 में कहते हैं वो, वी कैन नॉट कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी मुस्लिम इफ वी आर ऑब्लिवियस टू सफरिंग दैट मुस्लिम इज एंड्योरिंग इन म्यांमार, गाजा एंड इंडिया। हम अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते अगर हम ये नजरअंदाज करते हैं कि जो मुस्लिम के साथ जो व्यवहार हो रहा है म्यांमार, गाजा और इंडिया, तीनों को एक साथ जोड़ दिया सर उन्होंने, और कहा कि भारत उन देशों में है जहां मुस्लिम पीड़ित है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने रिस्पॉन्ड किया कि ये रिमार्क्स जो हैं आपके, ये मिस इन्फॉर्म्ड हैं और अनएक्सेप्टेबल है। तो मुझे भरोसा है कि आपने जो डिबंक की बात की, वो मैंने डिबंक करने में के लिए मैंने कुछ तथ्य आपके पास दिए। दूसरी बात है सर, ये चाबहार कह रहे हैं। ये चाबहार 2016 में ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया में। 500 मिलियन हमने प्रॉमिस किया था शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के लिए, ठीक है। 2024 में पैक्ट साइंड हुआ, फिर हमने $370 मिलियन ये किया, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लग गए थे और बहुत दिन तक हमने सैंक्शंस का सामना किया। लेकिन जब ये सैंक्शंस लग गए तो हमें भी इस जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होता है उसमें वी हैव टू नेविगेट आवर वे थ्रू। तो हमने कहा थोड़े दिन हट जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, स्थिति वो हो जाए, सामान्य हो जाए, हम करेंगे। ईरान ने हमको धमकी दी कि आप नहीं करोगे तो हम चाइनीज को ले आएंगे, ठीक है। तो ये है सर कि, और उसके बाद उन्होंने $120 मिलियन जो हमारा वो वापस हमको नहीं किया उन्होंने। एनीवे, ये सर ये पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप तो ऐसे कुछ भी नहीं होता इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बट हमारे और आपके समझ में ये पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप में बड़ा अंतर होता है। आप मुझे बताइए कि ठीक है, हमको पार्टनरशिप इसराइल से, हमको डिफेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। ईरान से हमको ऑयल चाहिए और कनेक्टिविटी चाहिए। अब इसमें हमको इसको बैलेंस करना है। सर यही यही जो आपने वर्ड बोला ना, बैलेंस करना है, जो भारत के अंदर, जैसे मैंने देखा कि मीडिया में बवाल मचा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया कि इतना क्यों बवाल मच गया है। लेकिन वो बवाल इस बात को है लेकिन कि बैलेंसिंग खराब हो रही है, ये बैलेंसिंग टूट रही है क्योंकि भारत ने वो बैलेंसिंग छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है वो आप समझा ही रहे हैं, आपने पहले भी समझाया, पर बैलेंसिंग तो सर एक तरह से हमने छोड़ी है। वी आर नॉट बैलेंसिंग बिटवीन ईरान एंड इजराइल, वी आर वेरी क्लियरली विद इजराइल एंड यूएस। सर जी, हम लॉन्ग टर्म ये देख रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि जो कंसर्न्स के इजराइल के हैं, कि आपके कंसर्न्स नहीं है क्या? कैसे बैलेंस करोगे आप? पैन इस्लामिज्म आपके लिए कंसर्न नहीं है? आप पैन इस्लामिज्म के शिकार नहीं बने हुए हो? और न्यूक्लियर वेपन अगर वो एक्वायर कर लेता है तो पैन इस्लामिज्म को और इंपीटस मिलेगा कि और कम होगा पैन इस्लामिज्म? इस्लामिक उसका नेटो आपने की ये बात कर रहे हैं, इस्लामिक नेटो की ठीक है बात ना? कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि हम क्या करें, हम उसके न्यूक्लियर वेपन्स के साथ समझौता कर दें, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दे वेर feverishly pursuing a nuclear weapons program। और अमेरिकन का ये कहना है कि भाई दे वर जस्ट 2 वीक्स अवे। अब कुछ हमारे पास भी होगी इनपुट्स, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो अमेरिकन की बात, लेकिन अगर हमारे पास इनपुट्स है तो अब तो दुनिया के पास नहीं जाएंगे ना। लेकिन ये बताइए कि क्या पैन इस्लामिज्म को रोकना है कि नहीं रोकना है? ये जो आपने अभी अभी जो ये जो प्रोटेस्ट देखे पूरे हिंदुस्तान में,
ये आपको पैन इस्लामिज्म अच्छा लग रहा है? तो मैंने कहा तो कि हमारा और इजराइल का सेम थ्रेट परसेप्शन है, हमारा भी वजूद का सवाल है। तो ये देखिए, ये इस्लाम और मतलब ये देखिए, ये एक पीरियड था जब ये जब पीक हुआ कोल्ड वॉर का, और जब सोवियत फोर्सेस इन्वेडेड, नो, जब अफगानिस्तान अफगानिस्तान में आए, तो उस वो क्या था सर? उसको यही वो किया गया था, नैरेटिव दिया गया था, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म। ठीक है सर। और ठीक उसी पीरियड में खोमैनी ने उसका फायदा उठाया, और उसने वो ईरानियन रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर वो आ गया। ठीक है सर। और फिर वहां से फिर ईरान और इराक वॉर शुरू हुई उसी टाइम में, जब ये अफगानिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट सेम कॉन्कॉमिटेंट पीरियड में ये चल रहा है। ठीक है सर। और आते के साथ उसने क्या किया? अमेरिकन को हॉस्टेज ले लिया, अमेरिकन एम्बेसी को। अ, उस समय अमेरिकन वेर डीपली, आई मीन, दे वेरी बैडली प्री ऑक्यूपाइड इन अफगानिस्तान। 444 दिन, 52 लोगों को एम्बेसी में सीज डाल के वो रखा रहा। आप सोचो, वो कोई पूछ सकता है उसको? और जो हॉस्टेज टेकर्स थे, वो कोई बाद में जाके डिफेंस मिनिस्टर बना, कोई एक आईआरजीसी का हेड बना, एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना। दिस इज द नेचर ऑफ द रेजीम। क्या ये लोग बात कर रहे हैं? और किस लिए? भाई, क्या डिमांड था वो सीज का? कि आप पहलवी को हमको दोगे, हम उसको लटकाएंगे पोल्स। इसलिए किया था। तो क्या था सर कि आप देखिए कि जो खोमेनी जो था, अ, अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या उसका यूएसएसआर से लिंक्ड था? नहीं, आइडियोलॉजिकली उसका कोई लिंक नहीं था, लेकिन हाँ, जब उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन वो किया, तो द सोवियट्स वेर क्वाइट हैप्पी कि चलो ये अमेरिका जो था, और अमेरिका का जो ये आदमी था अपना शाह हो गया यहाँ से, दैट टू दैट एक्सटेंट वो सपोर्टिव थे, बट नॉट आइडियोलॉजिकली। ठीक है ना सर? और इसमें जो इस्लामिक रेवोल्यूशन में जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, अ, ईरान के अंदर में, टुडे टुडे नाम था उसका, तो टुडे ने भी काफी सपोर्ट किया था इस्लामिक रेजिम को। लेकिन जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने सारे ये जो टुडे के मेंबर्स थे, उनको मास अरेस्ट किया, और बाद में उनका मास असैसिनेशन करवाया, उनका मास एग्जीक्यूशन करवा दिया गया। ठीक है सर। तो ये यही नहीं, बाद में जब सोवियत यूनियन, यू नो, जब कोलैप्स कर गया, कोलैप्स करने के पहले ही रोट ए लेटर, खुमैनी। मैं देखता हूँ ये टीवी चैनल्स पे कम्युनिस्ट भी इनके पीछे पीछे। ठीक है ना? ये ब्रेस्ट बीटिंग वालों में, ये रुदाली गैंग में ये भी है। अरे तुम्हारे तुम्हारे कॉमरेड्स को तो वहां मार मार के मतलब मास एग्जीक्यूशन किया इसने। और लेटर, इश्करन एक लेटर लिखा गोर्बाचोव को, और क्या लिखता है कि भाई मैं प्रेडिक्ट कर दिया हूं कि ये तो कम्युनिज्म तो कोलैप्स कर गया, तुम लोग सब अपना मजहब बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो। सर, भारत की जो आपने बात की ना, मुझे भी देखा कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके अब कितने एमपी हैं नहीं है पता ही है हमें भारत में क्या हालत है, बट और जो सो कॉल्ड सेकुलर थी, एंटी किसी भी रिलीजन के पार्टी की आई थी, वो जो फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट होती है जिसमें भारत को कुछ ट्रबल क्रिएट हो सकती है, उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है जाके, विच इज क्रेजी, बिकॉज जो इनका पूरा फाउंडेटिंग प्रिंसिपल ही अलग था। जैसे आपने बोला ये जो ईरान में चल रहा है, उसमें वहां पे क्या आप कम्युनिज्म प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या वहां पे आप कुछ भी बोल सकते हो रिलीजन के खिलाफ? क्या आप वहां पे फ्रीडम की बात कर सकते हो? क्या इक्वालिटी की बात, जो इनका सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स है, उसकी बात कर सकते हो? वुमेन एम्पावरमेंट की बात, कोई भी बात कर सकते हो, वहां पे नहीं कर सकते सर आप। तो वही मैं कहा ना सर, मैं दिस कहा इज कि मोर एंटी इंडिया सर, दिस इज मोर इंडिया के लिए ये कोई स्टैंड। ये क्या था, ये खोमैनी एक ऐसा फिनोमिनन खड़ा हुआ जिससे पूरी दुनिया परेशान।
एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं था। सोवियत यूनियन भी इससे परेशान था, क्योंकि दोनों को ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के मतलब उसके एक्सपेंशन, उसके एक्सपोर्ट से दोनों को डर था। इसीलिए जब ईरान इराक वॉर हुआ तो जो अमेरिकन जो है उन्होंने सैटेलाइट इंटेलिजेंस वगैरह शेयर किया था, और सोवियत्स ने भी सद्दाम हुसैन को हेल्प किया था बाय वे ऑफ टैंक्स, एयरक्राफ्ट, ये सारा कुछ दिया। दोनों उसको सपोर्ट कर रहे थे। और ये इतने बेशरम लोग हैं, ये रेजीम जो है, उन्होंने एक डील किया कि भैया यार हमारे स्पेयर्स नहीं है, क्योंकि सारे इनके इन्वेंट्री में तो शाह ने अमेरिकन आर्म्स लिए हुए थे, स्पेयर्स नहीं है। तो उस समय वो वहां पे निकारागुआ में एक कॉन्ट्रा रिबेल्स थे, वर फाइटिंग द सैंडिनिस्टा रिजीम। तो रीगन ने कांग्रेस ने कहा कि तुमको पैसा नहीं देंगे। उसने कहा अपने सीआईए को कि तुम ऐसा करो, ईरानियन से बात करो, उनको हथियार बेचो और जो पैसे हैं वो कॉन्ट्रास को दो। और फिर इन्होंने चुपके चुपके हथियार भी खरीदा, ठीक है ना सर, उनसे। तो एनीवे व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों परेशान थे, अमेरिकन भी परेशान थे, रशियंस भी, ये सोवियत यूनियन भी परेशान था। Both of them were, I mean, indirectly, directly supporting, Iraq in various manner. तो ये देखिए सर कि यूएसएसआर ने तो ऑलमोस्ट $30 billion to 40 billion का सपोर्ट दिया था, एड दिया था, जस्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो आपको नहीं रोकना है ये। अगर मान लीजिए ईरान प्रिवेल कर जाता है इसराइल में, तो फिर क्या, फिर आप कहां रहोगे? और फिर आपके ऑयल का क्या होगा? तो ये देखिए अभी क्या है कि ईरान जो है ना 1501 में सुन्नी से रातों रात सुन्नी से शिया कंट्री बना था। वो एक इस्माइल शाह था, वो फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। एक तरफ वो तुर्कमेनिस्तान था, सुन्नी था, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर था। उसको लगा कि हम तो दोनों के बीच में पिस जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएंगे, हमको तो ये निगल जाएंगे। तो इसलिए रातों रात उसने कहा कि कल से हम पूरा कंट्री जो है शिया है, सारे मस्जिदें तोड़ो इनके, और वो रातों रात वो सुन्नी बन गए। सो फ्रॉम जोरास्ट्रियनिज्म टू सुन्नी, सुन्नी टू शिया, शिया टू पैन शिया इस्लाम, और अब हो सकता है कि जोरास्ट्रियन, इट इज टाइम टू गो बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म। और सर मैं एक क्वेश्चन में इस पे थोड़ा देना चाहता हूँ कि जब हमने इसराइल का साइड ले ही लिया है, तो व्हाट डू यू सी द बेनिफिट्स? क्या इसराइल इंडिया के साथ आने से इंडिया का बेनिफिट होगा और किस दिशा में होगा? और क्या अगर हम हार्ड बोलें, हमें क्या हार्ड चीजें आपको लगता है बेनिफिट हो सकता है इंडिया इसराइल रिलेशनशिप से? अरे सर जी, क्या क्या साइड क्या लिया है? हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारा डिफेंस को प्रोडक्शन हो रहा है। सिंदूर में हमारा उसमें जो इजरायली कंपोनेंट बहुत हैवी था, कारगिल में इजरायली कंपोनेंट वही बा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वहां से आती है। हम क्या मतलब, हम साइड क्या ले, हमारा पार्टनरशिप है। तो सर इस पार्टनरशिप को आप कितना हम बेनिफिशियल देख रहे हैं 10 सालों में, 15 सालों में? नहीं, अरे पार्टनरशिप का आप कितनी है इसका और कितने इसका टेस्ट लोगे? दो लड़ाइयां तो आपने देख ली ना, जिसमें कि जो इजराइल का जो इनपुट था कितना हैवी था। और आगे भी जो युद्ध पद्धति आगे आ रही है ना सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स की, ये युद्ध पद्धति का एक बहुत बड़ा सोर्स इजराइल है, ईरान नहीं है। इनको क्या देना है? अच्छा टेल मी व्हाट हैज दिस रेजिम गिवन टू इट्स पीपल? आज लोग जोरास्ट्रियनिज्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो कहते हैं यार ये क्लेरिक रेजिम है, ये मुल्लों की रेजिम, ठीक है, इसने दिया क्या है? युद्ध 10 साल। सैंक्शन। सर अगर आप उस तरह देखें, वेस्ट एशिया, ईरान एक एंशिएंट नेशन तो था, पर्शिया, वेस्ट एशिया की इकोनॉमी आप देखिए 1980 में कुछ भी नहीं थी, ईरान की कितनी ऊपर थी, और आज क्या है 40 साल में? व्हाट वाज कुवैत, व्हाट वाज अबू धाबी, व्हाट वाज दुबई, व्हाट वाज द एंटायर यूएई, व्हाट वाज द एंटायर सर ये पैन इस्लाम के सनक में है, ये पैन इस्लाम के सनक में।
इन्होंने क्या दिया कि युद्ध दिया, ईरान इराक वॉर, जिसमें सारे जो मोस्टली आई मीन जो 18 से लेके 30 साल के लोग थे, दे वर डेसिमेटेड. There were just no men to marry Iranian women. ये हालत हो गई थी. उसके बाद से निकला फिर ये 12 दिन की वॉर जो हुई, और उसके बीच में क्या सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन. अरे लोगों के लिए कुछ नहीं, बस एक सनक चढ़ी हुई है. पैन इस्लाम पैन इस्लाम पैन इस्लाम की सनक चढ़ी हुई है. तो हम क्यों साथ दें ये इसका पैन इस्लाम का? जस्ट बिकॉज की कश्मीर इशू में एक बार ओआईसी में उसने कर दिया. हमने भी इनके लिए बहुत सैंक्शंस के लिए बहुत लेट तक हमने वो सैंक्शंस को मतलब हमने किसी तरह से उसका मुकाबला किया, एंड वी कंटिन्यूड बिजनेस विद ईरान. ठीक है ना सर? तो एनीवे, अब आप बताइए कि इट इज नॉट, ये क्या आप लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल का हम साथ दे रहे हैं? अरे भैया, इट इज नॉट ओनली एन इजराइल वर्सेस ईरान वॉर. ये रीजन का वॉर है, इसका मैरीटाइम डायमेंशन है. ईरान कहां? हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास उधर, सीरिया किधर, हुतीज इधर. अब ये सारे के सारे जो प्रॉक्सीज जो हैं, ये ईरान कंट्रोल कर रहा है. तो ये तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है. और मैरीटाइम डायमेंशन की हुतीज ने वो टारगेट किया था रेड सी में, जितने हमारी शिपिंग थी वहां पे. शिप्स वर कंपेल्ड टू टेक दैट केप ऑफ गुड होप रूट. चीजों के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया. हमको अपनी नौसेना के करीब दर्जन जहाज वहां पर भेजने पड़े. तो ये केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई है? ये इसका रीजनल डायमेंशन है, इसका मैरीटाइम डायमेंशन है. अब कोई कह रहा है ना कि इंडियन ओशन में, मैं इनको कहूं, इंडियन ओशन में उनके नेवल शिप को लड़ाई जंग चल रही है भाई. उस सबमरीन ने इनको टारपीडो कर दिया. अगर इन्होंने डिटेक्ट कर लिया होता तो सबमरीन पे डेप्थ चार्ज फायर करते, ये बर्बाद कर देते. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, वो इंडियन ओशन में नहीं है. जो कह रहा है भाई ये इंडियन ओशन की लड़ाई है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी तो इंडियन ओशन में है. तो देखिए, आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि फ्रॉम शिया टू सुन्नी, फ्रॉम सुन्नी टू शिया, फ्रॉम सुन्नी टू वेस्ट मोनार्की, वेस्ट स्टाइल ये, फ्रॉम मोनार्की टू रिवोल्यूशनरी, एंड नाउ दे विल गो बैक टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लीव इस्लाम, मार्क माय वर्ड्स. और मैं आपको रीजन इसके मैं कुछ बताता हूं आपको. अभी क्या हुआ है सर वहां पे कि लोगों ने ईरान में, और कई सालों से मैं बात कर रहा हूं, खास करके पिछले 10-12 साल में, लोग अपने बच्चों को ज़ोरास्ट्रियन नेम्स दे रहे हैं, अपनी दुकानों के नाम अपने ज़ोरास्ट्रियन नाम दे रहे हैं. पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कोई ब्रिगेडियर एड्रिन वाला है, तो उनका आर्टिकल मैं पढ़ा था कि जो यूएन मिशन में जब वो ईरान गए थे, वो पहले 80s में, तो उन्होंने लिखा था कि वो जानते थे कि मैं पारसी हूं, लेकिन मुझसे कोई मिलने नहीं आता था डर से, रिजीम के डर से. लेकिन जब मैं 2007 में गया तो काफी लोग खुल के आने लगे थे. ठीक है सर? तो वहां पर क्या है, आपको मैं बता रहा हूं कि नाम तो रख ही रहे हैं. एक रूलर होते थे साइरस, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बिम्बिसार. ठीक है, जस्ट टू पुट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो साइरस ने एक सिलेंडर वो किया था, यानी उनका एक सिलेंडर है जिसमें सम डूज एंड डोंट्स आर एनग्रेव्ड. ठीक है सर? इट इज टाउटेड एज द फर्स्ट ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड. वो लंदन म्यूजियम में था, वहां से इसको डिस्प्ले के लिए ईरान लाया गया था. एंड यू कांट इमेजिन, आई मीन, सच ह्यूज फुटफॉल्स उसको बस देखने के लिए. तो लोग उस तरफ से जा रहे हैं, दे आर गोइंग बैक टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म. तो हमारे लिए तो ये बहुत वेलकम चीज है, क्योंकि हमने ये पैन इस्लामिस्ट का भी रूप देखा है.
हमने ये पैन इस्लामिस्ट का भी रूप देख रहे हैं, जो छाती पीट रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, हाय 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 हाय। अरे जाके उधर लड़ो ना, उम्मा के लिए लड़ो, जिसके लिए भी लड़ो। इधर से पैदल भी चलोगे तो 2-3 हफ्ते में पहुंच जाओगे उधर ईरान, ठीक है। तो ये जो है तो हमने तो जोरास्ट्रियंस का भी रूप देखा है। What excellent citizens are the Parsis of this country. Name a field where their contribution has not been sterling. आपके लॉ के प्रोफेशन में साइंटिस्ट, क्रिकेटर्स, आर्म फोर्सेस, बिजनेस, नेम अ प्रोफेशन। तो हमने तो ये जक्स्टापोज कर दिया। और हम तुम्हारे कारण, हम ज्यूस के साथ, हम क्यों यहूदियों के साथ, हमारा क्या ये है? तुम्हारी उत्पत्ति तो उन्हीं से हुई है ना, यहूदियों से। तो हमारा उनके खिलाफ क्या हमको क्यों होना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक देम। तो हम क्या बैलेंसिंग करें, आप बताओ? मतलब हम यहूदी और इस्लाम में बैलेंसिंग करें? हमने ठेका नहीं ले रखा है पैन इस्लाम का। जी सर, थैंक यू सर। ये सारी बातें जो क्योंकि मीडिया में जो चल रही थी समझाने के लिए कि भाई हम क्यों, इजराइल के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, गोल सेम है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उस जमाने से पैलेस्टीन के ऊपर क्या व्यू था वर्ल्ड पावर्स का, कश्मीर के ऊपर क्या व्यू था वर्ल्ड पावर्स का, और वो कैसे सरप्राइजिंगली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और आज भी भारत के जो आज भारत बहुत डिफरेंट है 1947 के भारत से, इकोनॉमी में, पावर में, मिलिट्री में, न्यूक्लियर में, सब कुछ में एक अलग तरह से ही है। और उस समय अब भारत डिसाइसिव पार्टनरशिप्स कर रहा है और उन पार्टनरशिप्स को निभा रहा है, वर्सेस जो एक नेहरूवियन टाइम पे हमें नॉन अलाइनमेंट कहने की बात ही नहीं थी, अब रशिया कैंप में थे, वो अलग बातें थी। पर आज हम जो कर रहे हैं वो कैसे हमारे हित में है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।